Hello friends, welcome to our YouTube channel Con to Concept, and today we are going to discuss on chapter number 6 of 12th class Political Science Contemporary South Asia। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। चलिए शुरू करते हैं। South Asia. South Asia is referred to a group of 7 countries, namely Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka। तो हमें जो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। पहला आता है बांग्लादेश, दूसरा आता है भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच इज स्टैंडर्ड एंड स्टैंड फॉर द डाइवर्सिटी इवन द सेंस ऑफ द एंड द कॉन्स्टिट्यूट जियोपॉलिटिकल स्पेस। पहली बात, यहाँ पे जोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी सारी कंट्रीज़ का सेम नहीं है, अलग अलग है, डाइवर्सिटी मिलती है वहाँ पे। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, तो सारी कंट्रीज़ में अलग अलग है। The various countries in the South Asia do not have the same kind of the political system। जैसे कि भारत के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही टाइप की डेमोक्रेसी इन बाकी सारी 7 कंट्रीज़ के अंदर भी हो। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। द वेरियस कंट्रीज इन द साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम डिस्पाइट द मैनी प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन। हर कंट्री की क्या है, अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं। हर कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम जो मेनली देखेंगे कि किस कंट्री के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सी 2 कंट्रीज के साथ में क्या इश्यूज हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। साथ के साथ देखेंगे कि किस कंट्री के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी चलती है। श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे क्या पता लगता है कि जो श्रीलंका है और इंडिया है, यहाँ पे सक्सेसफुली क्या चलती है, डेमोक्रेसी चलती है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस द बोथ सिविलियन एंड द मिलिट्री रूल। कहने का मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी भी हो सकती है और क्या हो सकती है, तानाशाही, जिसको हम मिलिट्री रूल, क्योंकि वहाँ पे जो मिलिट्री का जनरल होता है उसके पास पावर्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं उसके पास में। तो वो कभी भी जो वहाँ का सीएम होता है या पीएम, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका तख्ता पलट कभी भी किया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे सिविलियन एंड मिलिट्री रूल दोनों ही देखने को मिलते हैं। नेपाल वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। वहाँ पे नेपाल में क्या होता है कि नेपाल में पहले ऐसा होता था कि जो किंग होता है उसके पास में ज्यादा पावर्स होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, जो किंग की पावर्स है उसको क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया 2005 के बाद से। भूटान इज स्टिल मोनार्की बट द किंग वाज इनिशिएट प्लान्स इज द ट्रांजेक्शन ऑफ द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। भूटान के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी द मालदीव्स आफ्टर द 2005 इलेक्शन। और मालदीव्स के अंदर हम क्या देखने को मिलता है कि मालदीव्स के अंदर 2005 के बाद इलेक्शन वाला पोर्टफोलियो चलने को मिलता है, मतलब कि वहां पे अब डेमोक्रेसी हो गई है। संवैधानिक राजशाही, ये टर्म का मतलब है मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब किसी राज्य में उस शासन प्रणाली को कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या संवैधानिक राजशाही उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च शासक तो होता है लेकिन उसकी शक्तियां किसी संविधान या कानून द्वारा सीमित होती है। मतलब जो सबसे ऊंचे दर्जे पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो वहां का राजा है, उसके पास पावर्स तो है लेकिन दे हैव द लिमिटेड पावर्स। उसके पास क्या है, लिमिटेड पावर्स है। वो एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज नहीं कर सकता, वो किसी को भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसके जो पावर्स है उसको बांध दिया गया है, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक राजशाही या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी वह अपनी मनमानी राज नहीं कर सकता। राजा को बांधने वाला कानून लिखित या अलिखित हो सकता है, जैसे ब्रिटेन और जापान में संवैधानिक राजशाही का उदाहरण है। एक अधिकतर देशों में राजनीतिक शक्ति अक्सर नागरिकों द्वारा चुनी हुई सांसद के अधीन होती है, इसलिए इन्हें कभी कभी संसदीय राजशाही भी कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ का जो हेड होता है, जो राजा होता है, उसके पास में पावर्स तो होती हैं लेकिन पावर्स लिमिटेड वे में होती हैं। The military and democracy in Pakistan. In Pakistan, military rule, democracy are the two sides of the coin. जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, या तो डेमोक्रेसी होती है, कभी कभी मिलिट्री रूल रहता है। तो जैसे कि कभी प्राइम मिनिस्टर बन गया, बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अच्छे से काम नहीं किया, उसके काम में डिससेटिस्फेक्शन देखा गया लोगों को, या वहाँ के जो जनरल होते हैं तो वो उसका क्या कर दिया, कर देते हैं वो लोग, तख्ता पलट कर देता है, और जो जनरल होता है वहाँ का वो क्या बन जाता है, लीडर बन जाता है, पॉलिटिकल लीडर बन जाता है। Implementation of the first constitution, General Ayub Khan took the commanded by the election but thrown away the military rule। तो सबसे पहला ये जो देखा गया वहाँ पे, कब देखा गया, जो वहाँ पे जनरल अयूब खान थे वो कमांड कर रहे थे इलेक्शन में, बट मिलिट्री डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आफ्टर 1971 एंड द इलेक्टेड द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड द अंडरशिप जुल्फिकर अली भुट्टो रिमूव्ड बाय द जनरल जिया उल हक। तो पहली बार हमने को देखने को मिला कि ये जो जुल्फिकर अली भुट्टो है उनको रिमूव कर दिया किसने, जनरल जियाउल हक ने 1977 के अंदर। तो क्या हुआ, डिक्टेटरशिप आ गई वहां पे।
तो क्या किया, डेमोक्रेसी के हिसाब से कौन बने थे, जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पे बने थे, वहां पे अली अली भुट्टो बनी थी। और फिर क्या हुआ, उनको रिमूव कर दिया गया जनरल जियाउल हक के हिसाब से, उन्होंने कर दिया था 1977 के अंदर। अगेन इन 1982, अब पहली बार तो हुआ 1977 के अंदर, दूसरी बार हुआ 1982 के अंदर। इन पाकिस्तान बाय द प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश इन 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ द बेनजीर भुट्टो। वहां पे किसकी सरकार बनी पाकिस्तान के अंदर, बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी और नवाज शरीफ की। लेटर ऑन द हिस्ट्री रिपीटेड, और हिस्ट्री वापस रिपीट हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ टुक द कमांड इन 1999। जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, वहां के आर्मी हेड थे। तो मैंने जैसे कि बताया कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, टू साइड डेमोक्रेसी चलती है, कि या तो वहां डिक्टेटरशिप भी हो सकती है और प्रॉपर डेमोक्रेसी भी चल सकती है। तो उन्होंने क्या किया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, अब सरकार का तख्ता पलट कर दिया और सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। कब, 2007 तक, 2005 में, और वो 2007 तक कंटिन्यू उनका राज रहा था। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट द इंडिया मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप सपोर्ट द मिलिट्री मोर पावरफुल। और वहां पे कुछ छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स हैं जो किसको सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं rather than democratic parties. Democracy in Bangladesh. Bangladesh was the part of Pakistan in 1947 to 71. तो अभी हमको थोड़ा सा ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए। भारत एक राज्य, एक पूरा देश बन गया, लेकिन पाकिस्तान था वो दो भागों में बटा था, दो भाग में अलग अलग हुआ था। एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। इन 1971 और 71 के अंदर भारत ने थोड़ी सी हेल्प करी थी बांग्लादेश के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ईस्टर्न पाकिस्तान 1971 के अंदर अलग हो गया था पाकिस्तान से। It was formed by the migrants of the Western Pakistan and refused to form government of the East Pakistan despite the all-winning field. India intervened and support the demand of the creation East Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको सपोर्ट किसने किया था, फाइनेंशियली भारत ने सपोर्ट किया था, मिलिट्रीली वहां पे सपोर्ट किया था कंसिडरली इन दिसंबर 1971। और दिसंबर 1971 के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान से ईस्टर्न पाकिस्तान अलग हो गया, जो कि जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। सरेंडर विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री नेम बांग्लादेश। और वहां पे कौन सी कंट्री बनी, दिसंबर 1971 के अंदर बांग्लादेश एक अलग से स्वतंत्र राज्य बन गया। बांग्लादेश ड्राफ्टेड द ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और बांग्लादेश ने क्या किया, खुद का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डिक्लेयरिंग द फेथ ऑफ द सेक्युलरिज्म। उसने सेक्युलरिटी को, डेमोक्रेसी को, सोशलिज्म को इन द 1975, उन्होंने 1975 में अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसके अंदर क्या क्या चीजें उसने मैन हेड में रखी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। शेख मुजीबुर रहमान फॉर्म द प्रेसिडेंटल सेटअप। वहां पे कौन सा सेटअप परफॉर्म किया गया, प्रेसिडेंटल सेटअप परफॉर्म किया गया। बट द सेनेट इन द मिलिट्री अपराइजिंग द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान फॉर्म द न्यू बांग्लादेशी नेशनल पार्टी। वहां पे कौन सी पार्टी बनी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। won the elections in 1979. He was the assassinated another military takeover followed by the under leadership of the जनरल H.M. अर्शद। तो अब वहां पे भी कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी ही देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ ही पता लग रहा है, जो मिलिट्री रूलर हैं उनके पास में थोड़ी सी ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक लीडर। The people of the Bangladesh soon rose the support of the demand of the democracy. Irshad was the force to allow the political activity limited scale. He was later elected the president for the 5 years. तो ये जो जनरल H.M. अरशद थे, इनको 5 साल के लिए क्या चुन लिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश चुन लिया गया। सिंस द 91 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑफ द मल्टी पार्टी इलेक्शन हैज बीन वर्किंग द बांग्लादेश। और अभी जब तक हमने देखा 1991 के बाद से, तो वहां पे कैसी प्रकार की डेमोक्रेसी चल रही है, मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है। मोनार्की डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो जैसे कि मोनार्की का हम टर्म पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि वहां पे जो राजा होता है उसके पास में थोड़ी सी शक्तियां होती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से उनके पास में लिमिटेड शक्तियां ही होती हैं। नेपाल was the Hindu kingdom become the constitutional monarchy in modern period. The struggle restoration democracy began in the 1990 to 2007. King was the restored house of the representative. Nepal was the constitutional monarchy with the danger of the king taking over the executive powers. On May 28, 2009, on May 28, 2008, the newly elected Constituent Assembly declared the Nepal the Freedom Democratic Republic. अब क्या हुआ, 28 मई 2008 की डेट याद रखने वाली है कि वो जो मोनार्की डेमोक्रेसी थी नेपाल के अंदर, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। कितने साल पुरानी, 240 साल पुरानी जो मोनार्की सिस्टम था, जिसमें राजा का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, वो सत्ता जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब नेपाल क्या बन गया, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अबोलिशिंग ऑफ द 240 years ओल्ड मोनार्की एंड द नेपाल टुडे हैज द प्रेसिडेंट। अभी इन करंट अगर बात करें तो विद्या देवी जो भंडारी हैं वो वहां की प्रेसिडेंट है।
एंड एज द हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि भारत के अंदर होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हेड ऑफ कंट्री होते हैं। तो ऐसे ही वहां पे है। तो वहां पे अभी प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी है नेपाल के अंदर। एज द हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली ओली हेडिंग द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के हेड कौन है, के पी शर्मा ओली। तो वो अब क्या है, जो नेपाल है, नेपाल बिकम अ फुल डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर 2008, मई 28 2008। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या सिविल वॉर्स हुए, ये सब हम इसमें चेक करते हैं। सिहाला वॉज इट तमिल श्रीलंकन। वहां पे जो बेसिकली प्रॉब्लम है, वहां पे सिविल वॉर की प्रॉब्लम है। सिविल वॉर का मतलब होता है वहां पे दो कम्युनिटी, एक सिंगली, हिंदी में सिंगली बोलते हैं, इंग्लिश में सिंघाला कम्युनिटी बोलते हैं। जो सिंघाला कम्युनिटी है वो तमिल श्रीलंकन के साथ में पावर को लेके, पावर शेयरिंग को लेके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे। क्या हुआ था, जो तमिल श्रीलंकन थे वो बेसिकली भारतीय तमिल थे, तमिलन से, जो भारत से जाके वहां पे पूरी तरह से परमानेंट जाके बस गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन सिलोन श्रीलंका, प्रेजेंटली नोन एज श्रीलंका, was dominated by the forces at the representative the interest of the majority of the सिंघाल कम्युनिटी। वहां पे जो मेजोरिटी है वो कौन सी कम्युनिटी की है, वहां पे है सिंघाल कम्युनिटी की मेजोरिटी है। दे वर हॉस्टाइल द लार्ज नंबर ऑफ द तमिल्स हु हैड द माइग्रेटेड। तो वहां के जो तमिल श्रीलंकन थे वो कौन है, माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू द श्रीलंका एंड सेटल्ड हियर। तो कहने का मतलब क्या है, वो वहां से माइग्रेटेड है, कहाँ से, इंडिया से। और सिंघली जो कम्युनिटी है, जो सिंघाला कम्युनिटी है, वो कहाँ की है, वो बेसिकली श्रीलंका के लिए। तो ऑब्वियस बात है, जब दो कम्युनिटी पावरफुल हो जाएंगी तो दोनों के बीच में सिविल वॉर देखना या पावर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही है। श्रीलंका एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिंघालीज एंड तमिलीज फॉर द पावर शेयरिंग। दोनों को पावर को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, दोनों को पावर शेयर को लेके काफी ज्यादा लड़ाइयां, युद्ध होने लगे और उसको सिविल वॉर कहा जाता है। लिट्टे, लिट्टे क्या था, वहां का एक कम्युनिटी बन गई। द लिबेरियंस टाइगर्स ऑफ द तमिलियम डिमांडेड द सेपरेट स्टेट ऑफ द तमिल्स 1983। उन्होंने क्या बोला कि हमको एक अलग से स्टेट बना के दे दो श्रीलंका के अंदर, तमिल्स के लिए और सिंघली ग्रुप के लिए एक अलग। तो कहने का मतलब ये बात किसकी उठी, श्रीलंका के डाइवर्जन की उठी। द सपोर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हु सेंड द पीस कीपिंग फोर्सेज देयर वाज नॉट लाइक बाय द श्रीलंकन्स। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी फोर्सेज भेजी वहां पे ताकि वहां पे शांति बनी रहे। जैसे कि दो तीन एक मूवीज में भी, जैसे मद्रास कैफे के अंदर जो दिखाया गया वो कम से कम इसी के ऊपर आधारित है। तो जो लिट्टे ग्रुप था या दूसरे ग्रुप थे, सिंघली ग्रुप थे, उन लोगों को भारत का इन्फ्लुएंस उनके देश में पसंद नहीं आया। श्रीलंका हैज मेंटेन द डेमोक्रेटिक। अब श्रीलंका की कुछ एक बहुत अच्छी चीज थी कि श्रीलंका हैज मेंटेन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी श्रीलंका ने अपना डेमोक्रेटिक ऑर्डर बनाए रखा। एंड द कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ के साथ श्रीलंका का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा कंसिडरेबल है। श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। जो भी साउथ एशियन कंट्री है मोस्टली कैसी हैं, डेमोक्रेटिक तो है, साथ के साथ कैसी है, डेवलपिंग कंट्रीज है। तो श्रीलंका वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जिसने ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करी और कंट्रोल करा भी। लिबरलाइज इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का मतलब है कोई भी देश उसके साथ में आके ट्रेड कर सकता है, फ्री बैरियर है, वहां पे कोई भी बैरियर्स नहीं है ट्रेड को लेके। एंड द बियर्स द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रोथ डोमेस्टिक, वहां की जो जीडीपी है वो भी काफी अच्छी है। प्रोडक्ट डिस्पाइट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट सिंघाल कम्युनिटी और तमिलियंस के बीच में प्रॉब्लम होने की वजह से पहली बात तो वहां पे डेमोक्रेटिक ऑर्डर नहीं बिगड़ा कभी भी। साथ के साथ वो क्या है, वो पहला ऐसा देश बन गया जिसने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। वहां के जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो भी काफी अच्छी है, जीडीपी काफी अच्छी है, और वहां पे फ्री लिबरल ट्रेड है। लिबरल ट्रेड का मतलब कोई भी देश वहां पे आके व्यापार कर सकता है, किसी भी देश के साथ में व्यापार किया जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हम लोग आए दिन ही देखते रहते हैं कि कैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट होते रहते हैं, वाटर्स को लेकर डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो वो इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड्स के अंदर। द पोस्ट वॉर एरा हैड नॉट मेंट द इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सून आफ्टर द पार्टीशन 1947। तो सबसे बड़ा इशू जो हुआ था वो 1947 के पार्टीशन के दौरान हुआ था, जिसके अंदर लाखों लोगों के कत्लेआम हुए थे। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो 1947 के बाद से ही क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। द टू कंट्रीज गॉट एम्बलर्ड द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द फेट ऑफ द कश्मीर। और जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में वो है कश्मीर को लेके, कश्मीर के पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेके कि कश्मीर का हिस्सा भारत के पास कितना है और पाकिस्तान के पास कितना है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशियन रीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉर्टेड आउट।
अगर साउथ एशियन कंट्रीज की हम बात की जाए तो जो सबसे अहम मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा ही है। The wars between the two countries took place in 1947। सबसे पहला जो युद्ध हुआ वो 1947 to 48 जो कि पार्टीशन के टाइम का था, 1969 1965 का था और फिर 1971 का था। किसके ऊपर हुआ? ऑन द इश्यूज ऑफ द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको बोलते हैं POK। जब पार्टीशन हो रहा था तो कश्मीर को हथियाने के लिए जो वहां की सेना थी, जहां तक वह कश्मीर के अंदर घुस गई थी उसको, फिर जो युद्ध विराम हुआ था तो जहां तक कश्मीर की सेना आ गई थी तो वो कश्मीर का हिस्सा किसमें चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो उसको कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और उसके पास में जो लाइन बनाई गई उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। तो ये दोनों टर्म्स हमको याद रखनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल और POK। एक्सेप्ट द अदर इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट द कंट्रोल द सियाचिन ग्लेशियर। तो सिर्फ LOC और POK का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, साथ के साथ किस में फ्रिक्शन होता है? सियाचिन ग्लेशियर को लेके। अक्वेशन ऑफ द आर्म शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है रिवर वाटर को लेके भी है, जो कि इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि झेलम और चेनाब रिवर की कॉन्फ्लिक्ट वाटर शेयरिंग को लेके भी है। वाटर कंट्रोल ट्रीटी, और इसी को लेके एक ट्रीटी बनाई गई वाटर, जिसको बोलते हैं इंडस रिवर कंट्रोल ट्रीटी, जो कि 1960 के अंदर दोनों देशों ने साइन करी थी। तो इन दोनों जो रिवर के कॉन्फ्लिक्ट थे, इंडस रिवर को जो लेके जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सुलझाया था? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो हमको याद रखना, द वर्ल्ड बैंक रिजॉल्व द इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस रिवर को लेके जो पानी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस डिस्प्यूट को सुलझाने वाली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी द वर्ल्ड बैंक। These also discriminate between the two countries over the discrimination line of the Sir Creek Run of Kutch, India। सर रन ऑफ जो कच्छ है, जो रन ऑफ कच्छ है, उसके अंदर लाइन को लेके भी दोनों देशों के अंदर प्रॉब्लम हुई थी। फिर सर रन क्रीक करके एक लाइन बनाई गया, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर भारत के पास में लगभग 90% हिस्सा आया और पाकिस्तान के पास में 10% हिस्सा चला गया। स्टिल इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड द नेगोशिएशन ऑफ ऑल इश्यूज। अगर दोनों ही कंट्रीज इन नेगोशिएट को नहीं माने तो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर्स ही होते रहे। तो ये जो मुद्दा माना जाता है इसको बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड अदर नेबर्स। अब भारत की स्थिति, भारत के जो रिलेशंस है वो दूसरे देशों के साथ में कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे हैं वो तो हमने पढ़ लिया। साथ के साथ हमको देखना है कि इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसे हैं, साथ के साथ नेपाल के साथ कैसे हैं। India and Bangladesh experience different over the issue sharing of the गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बांग्लादेश और इंडिया के साथ में क्या प्रॉब्लम है? रिवर वाटर को लेकर ही डिस्प्यूट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर के ऊपर लेके कि कौन कितना ज्यादा यूजेस कर सकता है, कौन वाटर रिवर्स को ज्यादा यूज कर सकता है। फिर साथ के साथ जो दूसरा प्रॉब्लम आता है इनलीगल इमिग्रेशन। तो सबसे ज्यादा इनलीगल इमिग्रेशन है कहाँ से आता है? बांग्लादेश से आता है। बांग्लादेश से कई सारे बांग्लादेशी भारत के अंदर आके यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर बढ़ जाता है। हम वैसे ही ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन की मार झेल रहे हैं, उसके बाद से ऊपर से बाहर से भी अगर बांग्लादेशी, कई लाखों बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ के, क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होता है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इनलीगल इमिग्रेशन लेके भारत के लिए। Support the anti-Islamic and the fundamentalist refusal allow the Indian troops not to export the natural gases to India। और बांग्लादेश के पास काफी अच्छी नेचुरल गैसेज हैं, लेकिन वो कभी भी भारत के साथ में वो नेचुरल गैसेज को शेयर नहीं करता है। बांग्लादेश द पार्ट ऑफ द इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी वाज वांट टू लिंक ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार डिस्पाइट द डिफरेंसेस इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट मैन्यूर। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं, वो एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान थोड़े से सही हैं। उसके बाद आता है इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल ऑल्सो बियर द डिफरेंस ऑन द इश्यू रिलेशन विद द चाइना अगेंस्ट द एंटी इंडियन एलिमेंट्स मॉसेस। नेपाल के अंदर कुछ लोग चाइना के साथ में मिले होने की आशंका होती है कि जो लोग माओइस्ट होते हैं, जो चाइना के साथ में मिलकर भारत के अंदर इनलीगल आर्म्स एंड एम्यूनिशन और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के चक्कर में प्रॉब्लम, ये इश्यू होता है। बट द बोथ कंट्रीज साइन द ट्रीटी ट्रेड एंड कॉमर्स इन 2005। दोनों कंट्रीज ने फ्री ट्रेड बैरियर्स को खोल दिया था। दोनों देश में ट्रेड के लिए कोई भी बैरियर्स नहीं है, क्योंकि दोनों देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल ही चिपकी हुई हैं, और ऐसा लगता नहीं है उनको देख के ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है, क्योंकि वहां पे कोई भी सेना वगैरह की टुकड़ी नहीं होती है। वो बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से आना जाना हो सकता है, वहां पे कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है।
फ्रेंडशिप इन 2006 प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू अलाउ द सिटीजन मूव विदाउट द वीजा। तो क्या कर दिया दोनों देशों ने, इंडिया में इंडिया और नेपाल में जाने के लिए और नेपाल से इंडिया आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने एक दूसरे को क्या सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया और टेक्निकली असिस्टमेंट देने की कोशिश करी। एंड विदाउट द पासपोर्ट, वीजा और पासपोर्ट की हमको जरूरत नहीं है नेपाल में जाने के लिए। स्टिल इंडिया नेपाल रिलेशन आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुल। अगर थोड़े टाइम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सारे देशों से मुकाबले हमारा रिलेशन नेपाल के साथ में मच फेयर है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इंडिया, भूटान एंड मालदीव्स। इंडिया भूटान डू नॉट शेयर द मेजर कॉन्फ्लिक्ट। भारत और भूटान के बीच में कोई खास कोई कॉन्फ्लिक्ट देखे नहीं जाते, बट अटैच द इश्यूज नीड आउट द गुरिल्लाज मिलिटेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन्वॉल्व द इंडिया डू द बिग हाइड्रोलिक पावर्स इन भूटान। भूटान के अंदर कुछ कई सारे हाइड्रोलिक पावर्स हैं और साथ के साथ वहाँ पे कुछ गुरिल्ला मिलिटेंट्स भारत के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भूटान इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द डेवलपमेंट है। वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हैं भूटान के अंदर जो भारत को मदद कर सकते हैं, लेकिन इनको लेके कुछ छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया इज सपोर्टिव टू द मालदीव्स। मालदीव्स को भारत पूरी तरह से सपोर्ट करता है क्योंकि मालदीव्स के अंदर सबसे ज्यादा जो टूरिज्म जाता है वो भारत से ही जाता है। इंडिया सपोर्टिव टू द मालदीव, दे आर द इकोनॉमी, टूरिज्म एंड फिशरीज। तीनों में सपोर्ट करता है, इकोनॉमी में, टूरिज्म में और फिशरीज में। इन नवंबर 1988 इंडिया रिएक्टेड क्विकली अगेंस्ट द अटैक ऑन तमिल मिशनरीज ऑफ द मालदीव। मालदीव के अंदर तमिल मिशनरीज ने क्या किया, अटैक किया, और तो इंडिया ने उसके ऊपर क्या किया, क्विक रिएक्ट किया और वहां पे सहायता दी, उनको मदद करी। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड अदर पार्टली ड्यू टू द जोग्राफिकल रीजन। इंडिया इज लोकेटेड द सेंट्रल एंड देयरफॉर द ओनली कंट्रोल बॉडीज एंड टू द अदर्स। तो मालदीव थोड़ा सा भारत से दूर पड़ता है और भारत सेंट्रली है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं मालदीव के साथ में हमारे जो रिलेशन है इंडिया के वो थोड़े से अच्छे ही हैं। पीस एंड कॉपरेशन। अब पीस एंड कॉपरेशन को लेके इन साउथ एशियन कंट्रीज ने क्या ट्रीटी साइन करी, क्या एक कॉपरेशन बनाई, वो हम इसके अंदर देखते हैं। इन फाइट ओवर द अबव मेंशन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि क्या क्या कौन से देश के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ में इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट हैं, पाकिस्तान के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं और दूसरे देशों के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी स्टेट्स ऑफ द साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द कोऑपरेशन एंड द फ्रेंडली रिलेशन अमंग द देमसेल्फ। फिर भी ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, सात देश जो हैं, ये आपस में मैत्रिता या फ्रेंडली पूर्ण रिलेशन बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं। हैंस द मेजर रीजनल इनिशिएटिव बीन टेकन फ्रॉम द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना करी, किसकी स्थापना की गई, सार्क बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की स्थापना की गई थी 1982 के अंदर। सार्क मेंबर्स कौन कौन है, सार्क के 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये पूरे साउथ एशियन। लेकिन इसमें एक नया देश है जो है अफगानिस्तान। सार्क मेंबर्स साइन आउट द जो साउथ एशिया के जो भी कंट्री के मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी पे साइन किया, एक एग्रीमेंट पे साइन किया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका तहत क्या हुआ कि ये 8 देश आपस में हमेशा व्यापार करेंगे, भले इनके बीच में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, इनके बीच में ट्रेड बैरियर कभी भी नहीं आएगा। टू फॉर्म द फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल साउथ एशिया। और ये जो भी साउथ एशियन कंट्रीज है ये साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, एक दूसरे को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ में व्यापार नहीं करेंगे हम लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम नहीं जनरेट की जा सकती है। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट रिमेन द की प्लेयर्स ऑफ द साउथ एशियन पॉलिटिक्स। और इन 8 देशों के अंदर जो भी पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है वो है चाइना। चाइना आज भी इन 8 देशों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आज भी ये क्या है कि की प्लेयर्स है साउथ एशियन पॉलिटिक्स के। तो हमको नाम याद रखना है कि सार्क का नाम क्या है, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इंटरनेशनल बिजनेसेस। और सार्क की जो एग्रीमेंट हुआ था उसको बोलते हैं साप्टा, जिसको बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, इसके अंदर है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. Kindly subscribe our channel, Content Concept, like, share, subscribe. Thank you.